नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। खबर चुनावी आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी सियासी खबर के साथ। विभा सिंह ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाए हैं। देवराज सिंह ने भूपेश बघेल के कारण कांग्रेस छोड़ी थी, एक बड़ा आरोप उन्होंने यहाँ पर लगाया। देवराज सिंह के नाम पर वोट मांग रहे हैं भूपेश बघेल। पूर्व MLA स्वर्गीय देवराज सिंह की पत्नी है विभा सिंह, जिन्होंने ये बड़ा आरोप भूपेश बघेल पर लगाया है। तो बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, देवराज सिंह ने भूपेश बघेल के कारण कांग्रेस छोड़ी थी, ये बात उन्होंने कही। आगे कहा कि देवराज सिंह के नाम पर भूपेश बघेल अब वोट मांग रहे हैं। क्या आरोप उन्हें लगा है, आपको पहले सुनाते हैं। इस तरीके से भूपेश बघेल जी और पद्मा ने मिलकर महल को खत्म किया, महल पे पत्थर बरसाए, हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया और हमारे महल को बंद करा के महल की राजनीति खत्म करी। उन्होंने राजा साहब के आंसू रुलाए, उनको पार्टी से बाहर किया, उनकी पार्टी में बेइज्जती की, उनको बाहर आना पड़ा पार्टी से। वो खून के आंसू रोते थे। वो मैंने देखा है वो किस तरह से परेशान थे कांग्रेस के साथ में। और आज उनके खत्म होने के बाद, उनके नहीं रहने के बाद बार बार भूपेश बघेल जी और उनकी यशोदा वर्मा जी जो है वो ये बता करके कि प्रेजेंट वाइफ पद्मा है कह के वोट कलेक्ट कर रहे हैं, जिसका मेरे पास वीडियो भी है, सबूत भी है, और वोट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मेरे राजनांदगांव के क्षेत्र के लोगों को बहका करके भूपेश बघेल जी बहुत ही गलत कर रहे हैं। उनको ये नहीं करना चाहिए। तो क्या कुछ विभा सिंह ने कहा, आपने सुना। एक बड़ा आरोप उन्होंने भूपेश बघेल पर यहाँ पर लगाया। देवराज सिंह ने भूपेश बघेल के कारण कांग्रेस छोड़ी थी, एक बड़ा आरोप उन्होंने यहाँ पर लगाया। और साथ ही कहा कि देवराज सिंह के नाम पर भूपेश बघेल वोट मांग रहे हैं। तो एक बड़ा आरोप उनका सामने है। राजधानी रायपुर से आपको एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं और सौरभ सिंह परिहार हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुट के। सौरभ, एक बड़ा आरोप विभा सिंह ने यहाँ पर लगाया है। बिल्कुल, देखिए, देवराज सिंह का निधन जो है पिछले साल हो गया था। उसके बाद से लगातार देवराज सिंह की जो पहली पत्नी है, जो तलाक ले चुकी है, पद्मा सिंह, उन्हें भूपेश बघेल जो है अपने साथ घुमा रहे हैं और जो इन्होंने आरोप लगाया है। और इसके तहत यही देखने को मिल रहा है कि भूपेश बघेल और पद्मा सिंह जो तलाकशुदा पत्नी है वो लगातार देवराज सिंह का नाम ले रहे हैं और देवराज सिंह के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इसी को लेकर विभा सिंह जो है उनकी वर्तमान पत्नी है, दूसरी पत्नी है जो कहा जा सकता है, तो वो ये बता रही है कि किस तरीके से भूपेश बघेल और पद्मा सिंह जो है देवराज सिंह के नाम का प्रयोग कर जो है वोट मांग रहे हैं। और इससे पहले जो है भूपेश बघेल ने ही देवराज सिंह को जो खून के आंसू रुलाए थे और उनके कारण ही देवराज सिंह ने पार्टी छोड़ी थी। तो कुल मिलाकर इससे पहले भी हमने देखा है कि जो खैरागढ़ राज परिवार है उसके विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही कि पद्मा सिंह जो अभी तलाक ले चुकी है, पिछले जब देवराज का निधन हुआ था उससे 1 साल पहले तलाक ले चुकी थी। अब ये वो कह रही है कि मैं देवराज सिंह की पत्नी हूँ और इसलिए राजा साहब के नाम पर कांग्रेस को वोट देना चाहिए। जबकि विभा सिंह उनके तलाक के बाद उनसे शादी किए थे, उनकी दूसरी पत्नी है, वो ये कह रही है कि जो है ये गलत किया जा रहा है क्योंकि देवराज सिंह को जो है बहुत प्रताड़ित किया गया था भूपेश बघेल के द्वारा। चलिए सौरभ, तो आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। आखिर ये बड़ा आरोप आगे क्या रुख अपनाता है इसे लेकर। फिलहाल शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़, जहां पर PM मोदी इस वक्त जनसभा कर रहे हैं। पानी का संकट एक दिन में पैदा नहीं हुआ है। कांग्रेस के रवैये के कारण यहां किसान गरीब होते गए, जहां उद्योगों से जुड़ी संभावनाएं सूखती चली गई, मराठावाड़ के लाखों युवाओं को पलायन करना पड़ा। आपको इस स्थिति से निकालने के लिए NDA सरकार प्रतिबद्ध है। यहां एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी मिलकर किसानों के हित में काम कर रहे हैं। और अब तो एक क्षेत्र में और खुशी की बात है, अशोक जी भी हमारे साथ आ गए हैं। और मुझे याद है, मैं जब राजनीति में भी नहीं था और कभी मुझे लगता भी नहीं था मैं राजनीति में जाऊंगा, उस समय पुट्टपट्टी में साईं बाबा ने मुझे उनके पिताजी से परिचय करवाया। साईं बाबा का मुझ पर बहुत प्रेम रहता था।
और मैं उनके पिताजी के साथ लंबे वहां समय था तो काफी देर बैठा। इतने उच्च पदों पर रहने के बावजूद भी राजनीतिक जीवन में इतना लंबा सफल कैरियर रहने के बाद मैंने उनकी जो नम्रता, मैं तो बहुत छोटी आयु का था, सामान्य, मेरे राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से प्यार से उनसे बातें करने का सौभाग्य मुझे मिला वो मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं। मैं हमेशा उनके व्यवहार में से आज भी कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूं और उनका पूरा परिवार आज हमारे साथ है। हम नांदेड़ के 80% से ज्यादा घरों में नल से जल आने लगा है। सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए अपर पैन गंगा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यहां के किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। हमारी सरकार ने फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्रीमियम से 5 गुना ज्यादा क्लेम दिलवाया है। किसान सम्मान निधि के तहत अकेले नांदेड़ के किसानों को ही 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। इस क्षेत्र में तो ज्वार, बाजरा बहुत होता है। हमारी सरकार ने इस मोटे अनाज को पूरे देश में एक पहचान दी है। उसके लिए पहचान दी है श्री अन्न। चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, वो श्री अन्न के साथ पहचाने जाए। और जब से ये काम शुरू किया है, दुनिया भर में लोगों का ध्यान हमारे श्री अन्न पर गया है, सुपर फूड के रूप में गया है और न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत बड़ा ताकतवर संदेश गया है। और इसका भी बड़ा लाभ नांदेड़ के किसानों को मिलना तय है। साथियों, कांग्रेस के दिए हर जख्म का इलाज करना ये मोदी की गारंटी है। इस क्षेत्र को शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग जैसे वर्ल्ड क्लास रोड्स मिली है। लातूर की रेल कोच फैक्ट्री का लोकार्पण करने का सौभाग्य मुझे ही मिला था। उड़ान योजना के तहत नांदेड़ एयरपोर्ट को भी फिर से शुरू कर दिया गया है। पीएम आवास योजना के तहत यहां हजारों गरीबों को पक्के घर भी मिले हैं। आयुष्मान योजना के जरिए 3 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। लेकिन इन 10 वर्षों में जो काम हुआ है वो तो अभी ट्रेलर है। अभी तो हमारा बहुत समय कांग्रेस के गड्ढों को भरने में गया है। अगले 5 वर्षों में हमें मराठावाड़ और महाराष्ट्र को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, नांदेड़ की ये धरती सिख गुरुओं के चरणों से पवित्र हुई है। खालसा पंथ की गुरु परंपरा और गुरु गोविंद सिंह जी की सीख हमेशा हमारी सरकार के लिए प्रेरणा रही है। बीते 10 वर्षों में हमने सर्वदा भला के रास्ते को मानकर लोक कल्याण के लिए काम किया है। हमारी सरकार को गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव मनाने का, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाने का, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का सौभाग्य मिला। करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद लाखों श्रद्धालुओं को वहां के दर्शन में मदद मिल रही है। लंगर को टैक्स फ्री करने का निर्णय हो या हरमंदिर साहब के लिए एफसीआरए की अनुमति हो, हुजूर साहब और हेमकुंड साहिब के दरबार तक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करना हो, एनडीए सरकार ने सिख परंपरा से जुड़े हर तीर्थ के विकास के लिए पूरी शक्ति और पूरी भक्ति से काम किया है। ये हमारी ही सरकार है
जो अफगानिस्तान से वहां जब संकट आया, निर्दोष लोगों की हत्याएं होने लगी, हमारे धर्म स्थानों पर हमले होने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस सचिव तजिंदर सिंह बिट्टू ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी ने तजिंदर सिंह है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी माने जाते हैं तजिंदर सिंह बिट्टू, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मुहर इस पर नहीं लगी है, लेकिन उन्होंने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया, इस बात पर मुहर लग चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी हैं तजिंदर, जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी भी माने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है एक और बड़ा झटका यहाँ पर लग रहा है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। बीजेपी में भी वो शामिल हो सकते हैं, ये कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इधर मध्य प्रदेश में भी लगातार कांग्रेस को बड़े झटके लग रहे हैं। पूर्व विधायक हरि बल्लभ शुक्ला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव शर्मा बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसी के साथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव कमल सिंह रघुवंशी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दतिया के 100 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। कांग्रेस के जिला महामंत्री आलोक शुक्ला ने भी बीजेपी में वो शामिल हुए हैं। कमलनाथ के करीबी है संदेश गर्ग, जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में इन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। हमारे परिवार में हम खुले मन से आपको जोड़ करके, मैंने पहले भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिलती है, इस नाते से आपका स्वागत किया है। हम एक जान होकर काम करेंगे। कोई भी मन में किसी प्रकार की भी सारी बातें आती है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। और आज केरल के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। 3 चुनावी सभाओं को वो संबोधित करेंगी और केरल के तिरुवनंतपुरम में रोड शो भी करेंगी। तिरुवनंतपुरम में रोड शो में आज शशि थरूर भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि चालकुडी और पथनमथिट्टा में प्रचार करती हुई आज वो नजर आएंगी। तो लगातार धुआंधार 3 चुनावी सभाएं हैं, जिन्हें आज प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे कटनी के बोहरीबंद में जनसभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:35 में पन्ना के कलदा में चुनावी सभा है, जिसे वो संबोधित करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का ये मध्य प्रदेश का दौरा है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। और दिल्ली से अब बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया के पर आज सुनवाई होगी। आज मनीष सिसोदिया की आपको बता दें कि जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। शराब नीति घोटाला मामले में आज सुनवाई होगी। शराब नीति मामले में अभी तिहाड़ जेल में बंद है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्होंने बेल मांगी है। आज राउस एवेन्यू कोर्ट में उनकी सुनवाई होगी। और शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके खुद के डायबिटिक मरीज होने का हवाला देते हुए अपने डॉक्टर से वर्चुअल कंसल्टेशन की मंजूरी मांगी है। इस याचिका पर शुक्रवार को एक बार फिर सुनवाई हुई, जिसमें केजरीवाल के वकील ने जेल में आलू पूरी और मिठाइयां खाने के ईडी के दावे पर जवाब दिया। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके 22 अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भोजन और इंसुलिन वाली याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में तीखी बहस हुई। दिल्ली के सीएम के वकील ने कहा कि कोर्ट को जेल प्राधिकरण से पूछना चाहिए कि ईडी को केजरीवाल के खाने की एक-एक डिटेल किस अधिकार के तहत दी गई। साथ ही ये सवाल भी पूछा कि जेल प्राधिकरण ने कोर्ट की ओर से सुझाए डाइट के बाहर का खाना केजरीवाल को क्यों देने दिया। इस सवाल के जवाब में जेल प्राधिकरण ने कहा कि केजरीवाल डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। जेल प्राधिकरण ने कहा कि जब केजरीवाल को जेल में लाया गया था तो वो इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन बाद में खुद ही बंद कर दिया। आपको बता दें कि ईडी ने कोर्ट में 2 से 17 अप्रैल के बीच केजरीवाल की ओर से ली गई डाइट का चार्ट पेश किया है, जिसमें डाइट का पूरा ब्यौरा मौजूद है।
ईडी के मुताबिक टाइप 2 डायबिटीज मरीज होने के बावजूद केजरीवाल को घर से भेजे जाने वाले नाश्ते में अंडे, केले, आम, फ्रूट चाट, इडली, उपमा और चीनी वाली चाय भेजी गई है। वहीं भोजन में चावल, राजमा, आलू पूरी और मिठाई भी शामिल है, जिस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि जेल में 48 बार घर का खाना गया, जिसमें से सिर्फ 3 बार आम भेजा गया था, जबकि 48 बार में से केवल 1 बार नवरात्र में प्रसाद के तौर पर आलू पूरी भेजी गई। Ate it or not, but here they are trying to make it an issue. And Mango, at that time there was no fluctuation in his blood sugar. They say we are monitoring, and he says my VP is fluctuating even 300 crosses. Therefore, he needs immediate insulin. इधर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की डाइट को लेकर दूसरे दिन भी बयानबाजी जारी रही। भाजपा ने जहां इसे केजरीवाल की मेडिकल ग्राउंड पर बेल लेने के तिकड़म करार दिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की सेहत के खिलाफ गहरी साजिश का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। देखिए, भारत की जेलों की जो प्रशासनिक प्रणाली है पूरी तरह से बिल्कुल उम्दा है और किसी तरह का इस तरह से खिलवाड़ किसी भी मरीज के साथ और उसकी सेहत के साथ नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि एक मेडिकल अटेंडेंट वहाँ पे बाकायदा मौजूद है, जो बाकायदा इंसुलिन देने का उसका काम है, क्योंकि जेल में अमूमन इंजेक्शन और सिरिंजेस लाने की इजाज़त नहीं होती। तो क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट हैं, इसीलिए बाकायदा हमेशा उनको एक मेडिकल अटेंडेंट दिया गया है। बताएं भारतीय जनता पार्टी, बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने एप्लीकेशन डाली कि उनको उनकी इंसुलिन दी जाए, उनको दवाई दी जाए, तो क्यों केंद्र सरकार उसका विरोध कर रही थी? क्यों ईडी उसका विरोध कर रही थी? क्यों तिहाड़ प्रशासन उसका विरोध कर रहा था? ऐसी बातें सुनने में आती थी भारत की आजादी से पहले। कुल मिलाकर अब 22 अप्रैल को कोर्ट का फैसला आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नियमित रूप से अपने डॉक्टर से वर्चुअल कंसल्टेशन की अनुमति मिलती है या नहीं। तब तक दोनों पक्षों की ओर से सियासी बयानबाजी यूं ही चलती रहेगी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सवाल उठाए। एक्स पोस्ट पर लिखा कि ठगने आए हैं ठगने। कांग्रेस ने अपने पिछले घोषणा पत्र में कहा था छत्तीसगढ़ में महिलाओं को हर महीने 500 रुपए देंगे, 1 रुपए भी नहीं दिया और अब 1 लाख देंगे कहकर फॉर्म भरा रहे हैं। समझने की बात है, सरकार बनाने के लिए जितनी सीट चाहिए कांग्रेस तो उतनी सीट पर लड़ भी नहीं रही है। सरकार कहां बनाएगी, वादे कैसे पूरे करेगी? इसी बीच जबलपुर से बड़ी खबर, यहां 2 मतदाताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। मतदान की गोपनीयता भंग करने पर कार्रवाई की गई है। जमा खान और ओवैसी अंसारी नाम के 2 वोटर्स पर एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों ने मतदान करते ईवीएम और वीवीपैट के वीडियो वायरल किए थे। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 2 पीठासीन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। 2 पीठासीन अधिकारी शकील अंसारी और मयंक वर्मा सस्पेंड किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना ने ये पूरी कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर और एक बड़ा एक्शन आपको दिखा रहे हैं। 2 मतदाताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों के लिए देश भर में वोट डाले गए। वोटर्स में इस दौरान भारी उत्साह देखने को मिला। आमतौर पर चुनाव शांतिपूर्ण रहा, हालांकि कुछ स्थानों में हिंसा की खबरें भी आई है। हम आपको इससे जुड़ी कुछ खबरें दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ के बीजापुर की है, जहां नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट के जरिए अशांति फैलाने की कोशिश की। इसकी चपेट में आने से एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के चेका की यह घटना है। सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट कर घटना पर दुख जताया। वहीं दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की है, जहां कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में मतदान के दौरान झड़प हो गई, जिसमें दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं को चोट आई है। छिंदवाड़ा के वार्ड 25 की ये घटना बताई जा रही है। वहीं तीसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल की है, जहां के कूच बिहार जिले के चांदमारी इलाके में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष लाभ सरकार के साथ मारपीट हुई है। बीजेपी नेता के सिर में चोट आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और हमले का आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया है। वहीं चौथी तस्वीर मणिपुर की है, जहां मतदान के दौरान हिंसा की खबर है। यहां बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई। इस दौरान फायरिंग हुई, जिसमें मतदान में रुकावट आई।
इधर सतना के नागौद विधायक नागेंद्र सिंह को मनाने देर रात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके घर पहुंचे। नागौद स्थित उनके निवास में वीडी शर्मा ने बंद कमरे में बातचीत की है। सूत्रों की माने तो नागेंद्र सिंह ने इस लोकसभा चुनाव से खुद की दूरी बना लिया है। हालांकि उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर व्यक्त भी की है, लेकिन हाल ही में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी सभा नागौद में आयोजित हुई थी। नागौद में होकर भी नागेंद्र सिंह उस चुनावी सभा में नहीं शामिल हुए थे, तभी से यह राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। देखा जाए तो नागेंद्र सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वो कई बार विधानसभा चुनाव और एक बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। क्षेत्र में उनका प्रभाव है और उनकी नाराजगी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। और सतना में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। चुनाव के एक हफ्ते पहले कांग्रेस छोड़ने की वजह पार्टी में अपेक्षा और अपमानित होना बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है और नेताओं पर एक पक्षी कार्रवाई की जाती है। वहीं बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर मनीष तिवारी ने कहा कि समाज सेवा के लिए किसी दल का होना जरूरी है। पिछले एक दशक से कांग्रेस पार्टी में हम अपने को उपेक्षित और घुटन महसूस कर रहे हैं और बहुत सोच विचार के एक लंबे समय के बाद हमने आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में रहने के लिए कोई न कोई दल जरूरी है। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार के कार्यों और पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी आज केवल देश भर के लिए नहीं है, बल्कि मोदी की गारंटी तो अब पूरे विश्व के लिए हो गई है। तो वहीं गुना से कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा और बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों में बीजेपी को घेरने का प्रयास किया। तो वहीं बीजेपी के 400 पार के नारे पर कहा कि बीजेपी वाले 400 सीटों की नहीं बल्कि पेट्रोल की कीमत के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार आई तो पेट्रोल की कीमत 400 पार हो जाएगी। तो सारे के सारे विश्व का दृष्टिकोण भारत के प्रति होता है कि भारत समाधान निकालेगा, मोदी जी से समाधान निकालेंगे। मोदी की गारंटी केवल देश के लिए नहीं है, मोदी की गारंटी आज विश्व के लिए हो गई है मेरे भाइयों। बिल्कुल मोदी जी की लहर वो बता रहे हैं भाजपा वाले, लेकिन लहर अगर आप वास्तव में देखें तो लहर तो इस बार परिवर्तन की है, बदलाव की है, गुलामी को दूर भगाने की लहर है। वो जो 400 पार का विषय है वो पेट्रोल के बारे में कह रहे हैं भाजपा वाले कि अब की बार 400 पार होगा। और शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शुक्रवार को सतना जिले के दौरे पर है, जहां उन्होंने मैहर और सतना में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। साथ ही पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। सतना में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है। हमारे देश में कुंभ के मेले होते हैं, पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन इस सनातन परंपरा को इंडी गठबंधन के लोग डेंगू की बीमारी बताते हैं। भारत में 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए, लेकिन हम मोदी सरकार में मंदिरों को बनते हुए देख रहे हैं। इधर जबलपुर में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने मतदान करने के बाद देश में 415 सीट सहित एमपी की पूरी 29 की 29 सीटें जीतने का दावा किया। हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगता है, सारी दुनिया से लोग आते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है। क्या है? जोर से बोलिए। पर यदि इस सनातन परंपरा को इंडी गठबंधन के लोग जिसके साथ कांग्रेस बैठी हुई है, यदि वो कहे यह डेंगू की बीमारी है, क्या इसको बर्दाश्त करना चाहिए ना? जिस तरह से माननीय मोदी जी गांव गरीब किसान की और देश की रक्षा के लिए, तो जनता ने मन बना लिया है कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को 411 415 के आसपास सीटें देंगे।